किसी भी दी गई एलपीपी को ड्यूल प्रॉब्लम में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, गिवन जो प्रॉब्लम है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमल प्रॉब्लम। ठीक है, प्राइमल प्रॉब्लम या आद्य समस्या भी इसको बोलते हैं हिंदी में। और अगर प्राइमल प्रॉब्लम इस तरह की है, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू सी एक्स subject to conditions ax is less than equal to b and x is greater than or equal to 0। अगर इस तरह से प्राइमल प्रॉब्लम दे रखी है तब इसकी जो ड्यूल बनेगी, ठीक है, इसको तो मैं जेड पी से लिख देता हूं, तब इसकी जो ड्यूल बनेगी वो क्या बनेगी, मिनिमम ऑफ जेड डी इक्वल टू बी टी डब्ल्यू सब्जेक्ट टू कंडीशंस ए टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी टी एंड W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से आप कोई भी एलपीपी आपको दे रखी है, अगर मैक्सिमम की फॉर्म में उसका ड्यूल इस तरह से लिख सकते हो आप। अगर यहाँ पर मिनिमम होता उस केस में यहाँ पर क्या आ जाता, मैक्सिमम, और लेस देन इक्वल टू जो कंस्टेंट्स हैं, ठीक है, अगर ये मिनिमम के केस में ये सिमेट्रिक फॉर्म कब होता, जब यहाँ पर सारे लेस देन इक्वल टू होते, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाते, वो मिनिमम के केस में सारे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू होते, तो फिर यहाँ पर अपना क्या बन जाता, फिर मिनिमम तो किस में कन्वर्ट होता, मैक्सिमम में, और सारे कंस्टेंट किस में आ जाते, फिर लेस देन इक्वल टू में। तो प्रॉब्लम अगर मैक्सिमम की है तो कंस्टेंट सारे लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में रखेंगे। अगर प्रॉब्लम मिनिमम की है तब कंस्टेंट्स जितने भी हैं, जितने भी प्रतिबंध हैं, वो सारे अपन ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद फिर उसका क्या लिखेंगे, ड्यूल लिखेंगे। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि सिंप्लेक्स मेथड जब आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होता है। ड्यूल अगर आपको निकालना है किसी एलपीपी का, तो सबसे पहले आपको उस एलपीपी को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप उसका ड्यूल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हमें आ सकती है। तो कल हमने आपको बताया कि किस तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दे रखी है तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका ड्यूल लिख सकते हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल वाली प्रॉब्लम हमने शुरुआत की थी कि कोई भी वेरिएबल अगर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है, यानी कि जो चिन्ह है उसमें अप्रतिबंध है, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड है, उस केस में आप किस तरह से उसको सिमेट्रिक फॉर्म में रखेंगे प्रॉब्लम को। तो सिमेट्रिक फॉर्म में रखने के लिए सारे वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेवल पर होने चाहिए। लेकिन कोई वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड है तो इस कंडीशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स के डिफरेंस की फॉर्म में रख देंगे और उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम है वो अपनी सिमेट्रिक फॉर्म में आ जाएगी और फिर उसका हम क्या लिख सकते हैं, ड्यूल लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लूं, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स के लिए अपन एग्जांपल देखेंगे एक, ठीक है, जैसे यही एग्जांपल है, कल जो अपन ने किया था उसी का मैं ड्यूल निकाल के आपको बता देता हूं। सपोज ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, सब्जेक्ट टू कंडीशंस आपको दी हुई है x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 5, 2x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू -3, 2x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x1, x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 is unrestricted in sign,
x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ z आपको दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 की फॉर्म में, x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 5 है, 2x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू -3, 2x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x1 x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। ठीक है, यानी x3 अप्रतिबंधित चर है। अब इसको आप किस तरह से ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो इस वेरिएबल को, सबसे पहले इसको मैं किस में रखूंगा, सिमेट्रिक फॉर्म में। तो सिमेट्रिक फॉर्म में रखने के लिए सबसे पहले मुझे इस वेरिएबल को हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो इस वेरिएबल को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को इस तरह से रख दूंगा मैं, x3 इक्वल टू x3 डेज माइनस x3 डबल डेज वेयर x3 डेज एंड x3 डबल डेज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले गिवन प्रॉब्लम को इस तरह से आप लिख दोगे, यानी कि अगर कोई भी अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, उस वेरिएबल को दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स के डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे अपन। तो ये मैंने लिख दिया, इसको मैं इस प्रॉब्लम में रखूंगा। तो प्रॉब्लम क्या बन गई अपनी, देखो, मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 और x3 की जगह क्या आ गया, x3 डेज माइनस x3 डबल डेज। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या बनेंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशंस अपने सब्जेक्ट टू कंडीशंस ये आ रहे हैं, x1 माइनस 3x2 और यहां पर x3 की वैल्यू रखेंगे x3 डेज माइनस x3 डबल डेज, तो क्या बन जाएगा, प्लस 4x3 डेज और माइनस 4x3 डबल डेज और इक्वल टू किसके है, 5 के, इक्वल टू 5। तो अगर ये इक्वल टू 5 है तो इसको भी 2 में चेंज कर सकते हो, मैं यहीं पर लिख देता हूं इसको। एक तो क्या बनेगी, लेस देन इक्वल टू 5 और दूसरा क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 डेज माइनस 4x3 डबल डेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि a इक्वल टू b अगर आपके पास लिखा हुआ है तो एक तो आप a लेस देन इक्वल टू b लिख सकते हो और एक आप a ग्रेटर देन और इक्वल टू b लिख सकते हो। तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट है उस पर अपन जाएं, तो क्या है, 2x1 माइनस 2x2, 2x1 माइनस 2x2, ठीक है, 2x1 माइनस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू -3, तो इसमें x3 है ही नहीं। ठीक है, सेकंड वाले में। फिर नेक्स्ट में जाएं, 2x2 माइनस x3, तो x3 की वैल्यू रखें, x3 डेज माइनस x3 डबल डेज, तो x3 डेज हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया x3 डबल डेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड और जो बाकी हैं इसमें कौन, x1 x2 x3 डेज और x3 डबल डेज, दीज ऑल वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अभी तक जो गिवन प्रॉब्लम थी वो मैंने क्या किया, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को यहां से हटाया है। अब इसका मैं क्या लिखूंगा, सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगा इस प्रॉब्लम का, सिमेट्रिक फॉर्म में अगर इसमें लिखना चाहूं मैं, तो सिमेट्रिक फॉर्म का मतलब ये है कि अगर गिवन प्रॉब्लम किसकी है, मिनिमाइजेशन की है, तब उसमें जितने भी कंस्टेंट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए। ठीक है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में सारे क्या आने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू किस तरह से बनाएंगे, तो मिनिमम की प्रॉब्लम, ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमम ऑफ z इक्वल टू x1 प्लस x2 और प्लस x3 डेज माइनस x3 डबल डेज, सब्जेक्ट टू कंडीशन सारे ग्रेटर देन इक्वल टू बनानी है। तो पहला वाला जो कंडीशन है वो लेस देन इक्वल टू में है, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 डेज और प्लस 4x3 डबल डेज और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आ गया, -5 है। ठीक है, तो पूरे इनइक्वलिटी को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -5। सेकंड वाला है ही ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में, तो इजीटी जाएगा, x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 डेज माइनस 4x3 डबल डेज और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आ गया, 5 के। ठीक है, ये है। तीसरे वाला लेस देन इक्वल टू है, तो इसको भी मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2x1
और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x2 और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आ गया 3 के, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरे को तो ये माइनस का हो गया, प्लस का, ये प्लस का। नेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में है ऑलरेडी, तो 2x2 क्या है 2x2 माइनस x3 डेज और प्लस x3 डबल डेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड क्या है x1 x2 x3 डेज x3 डबल डेज ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आपकी प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गई, सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, ड्यूल लिख सकता हूँ। तो यहां पर एक चीज ध्यान रहे आपको, x1 x2 तो आ रहे हैं, x3 डेज नहीं आ रहा है, तो 0 लिखोगे आप, 0 x3 डेज और प्लस 0 x3 डबल डेज है। इसी तरह यहाँ पर x1 नहीं है तो 0 x1 कर देंगे और प्लस क्या है, तो इस तरह से मेरे पास ये क्या बन गया, सिमेट्रिक फॉर्म बन गया। ठीक है, अब इसकी ड्यूल प्रॉब्लम में लिख सकता हूं, इट्स ड्यूल, इट्स ड्यूल। तो इस प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम क्या बनेगी, देखो आप ड्यूल प्रॉब्लम में क्या करते हैं, मिनिमम को किस में कन्वर्ट करना है, मैक्सिमम में। तो मैक्सिमम ऑफ जेड डी कर दिया मैंने, मैक्सिमम ऑफ जेड डी, ड्यूल प्रॉब्लम के लिए जेड डी लिख दिया। और क्या करना है, क्या होता है फॉर्मूला ये होगा इसका, क्योंकि मिनिमम की प्रॉब्लम है तो इसको मैक्सिमम जेड डी में कन्वर्ट करेगा तो BTW बनेगा, BTW और ATW क्या होगा, लेस देन इक्वल टू CT और W क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्मूला है ड्यूल प्रॉब्लम का। तो BT, तो B यहाँ पर क्या बन गया, -5 5 3 और 5, तो B1 B2 B3 B4 इस तरह से आ रहा है। तो B का ट्रांसपोज इंटू W करना है, तो B की वैल्यूज को करेंगे अपन क्या, -5 W1 हो गया, प्लस 5 W2 हो गया, प्लस 3 W3 और प्लस 5 W4। ये तो क्या बन गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या बनेगी, मैट्रिक्स A यहां पर आ रही है आपके पास, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज तो पहला कॉलम लोगे आप, उसको फर्स्ट रो बनानी है। तो क्या है यहाँ पर देखो, माइनस क्या बनेगा W1 और प्लस क्या आ गया W2, फिर यहाँ पर -2 W3 आ गया और प्लस 0 W4 और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सारे यहाँ पर क्या आ जाएंगे अब, लेस देन इक्वल टू, और किसके, C का ट्रांसपोज। तो C यहाँ पर क्या है, x1 1 1 1 और -1, तो यहाँ पर 1 आ गया, लेस देन इक्वल टू 1। फिर x2 के लिए देखोगे तो C x2 के साथ में 1 है, वो लोगे इस तरह से। x2 के साथ देखें तो क्या है, 3W1 -3 W2 प्लस 2W3 और प्लस 2W4 और ये क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू, x2 के अंदर C क्या है 1। तीसरे पर जाए x3 के कोएफिशिएंट, तो -4 W1 प्लस 4 W2 और प्लस 0 W3 और -W4 और लेस देन इक्वल टू, x3 डेज में C क्या आ रहा है 1 आ गया। नेक्स्ट देखें x3 डबल डेज के लिए, तो 4W1 हो गया, -4 W2 और प्लस 0 W3 और प्लस किसके आ गया W4 और लेस देन इक्वल टू किसके आ जाएगा, x3 डबल डेज में क्या आ रहा है -1। एंड जितने भी वेरिएबल्स आए W1 W2 W3 W4 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरह से मैंने जो भी मेरे पास प्रॉब्लम दे रखी थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, ड्यूल में कन्वर्ट कर दिया है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, देखो इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन यहां पर हुआ है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, और यहां से आप देख रहे हो 5 आपका कॉमन आ रहा है इसमें से, है ना, -5। अगर इसमें से मैं -5 कॉमन ले लूं, -5, तो क्या बचेगा मेरे पास, W1 W2। अगर -5 में कॉमन इसमें ले रहा हूं तो क्या बच रहा है मेरे पास, -5 W1 W2। इसी तरह से देखो यहां पर, ठीक है, या इसकी अगर
जरूरत आप नहीं समझते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप देखो ये वाली इक्वलिटी लास्ट वाली, ठीक है, लास्ट वाली जो बन रही है दो इक्वेशंस या दो इनइक्वलिटीज, ये वाली दोनों, इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर किसी एक को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी एक को, देखो मैं ये बना रहा हूँ इसको मैक्सिमम ऑफ जेड डी इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया -5W1, और इसको भी मैं लिख ही देता हूँ। देखो आप W1 माइनस W2 को मैं कुछ भी मान रहा हूँ, सपोज मैंने क्या मान लिया Y1 मान लिया, W1 माइनस W2 को क्या मान लिया Y1, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा -5 और W1 माइनस W2 को क्या रख दिया मैंने Y1, तो -5 और इनटू किसके आ गया Y1 के, -5 और ये आ जाएगा मेरे पास Y1 -5 इंटू Y1, इस तरह से मैंने लिख दिया। बाकी तो सेम लिखूंगा मैं, 3 क्या है W3 और +5 क्या है W4। सेकंड वाले रिलेशन में देखो माइनस बाहर आ रहा है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस जब आप लिखोगे, सब्जेक्ट टू कंडीशंस इन फर्स्ट और इसमें W1 माइनस W2 बनेगा, अगर माइनस लेंगे तो -Y1 बन गया, और क्या है -2W3 और +0W4 लेस देन इक्वल टू 1, ये बन गया। फिर इन दोनों में से नेक्स्ट वाले में से 3 बाहर आ गया, तो 3 क्या बन जाएगा Y1 और +2W3 और +2W4 और लेस देन इक्वल टू 1। और इन दोनों को आप देखो, अगर किसी एक को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, सपोज इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले रिलेशन को माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना देखो, सेम बन रहा है ऊपर वाला, -4W1 हो जाएगा, +4W2 हो जाएगा, 0 है, और यहाँ पर माइनस से करेंगे तो -W4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि a लेस देन इक्वल टू b है, और दूसरा क्या बन जाएगा a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो दोनों को मिलाकर इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन क्या बना, माइनस तो बाहर है, -4 और W1 -W2 क्या हो गया Y1, और क्या है +0W3 और -W4 और इक्वल टू किसके आ गया 1 के, इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों को मिलाकर मैंने क्या बना दिया, इक्वेशन बना दिया। ठीक है, क्योंकि a लेस देन इक्वल टू b है, दूसरे को a ग्रेटर देन इक्वल टू b की फॉर्म में माइनस से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो दोनों को मिलाकर मैं ये लिख सकता हूं। एंड अब यहां पर देखो आप, एंड W3 क्या है यहाँ पर, W3 और W4 तो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन Y1 क्या है यहाँ पर, Y1 W1 माइनस W2 है, यानी कि दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स का डिफरेंस है। तो अब इसके बारे में आप नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, इसका मतलब y क्या हो गया यहाँ पर आपका अनरेस्ट्रिक्टेड, तो आप लिखोगे Y1 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। ठीक है, क्योंकि Y1 दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स का डिफरेंस है, इसलिए Y1 यहां पर साइन में क्या हो गया, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास गिवन प्रॉब्लम थी, इसका मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ड्यूल लिखा है। तो अब डायरेक्टली आप किस तरह से देख पाएंगे ड्यूल को, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अगर डायरेक्टली आपको ड्यूल देखना है तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रहे आपको, जो आपकी प्राइमल प्रॉब्लम है उसमें अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल कौन सा है, x3, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल कौन सा है, x3, इसलिए जो इसका ड्यूल होगा उसमें जो तीसरे नंबर का जो कंस्ट्रेंट होगा वो इक्वलिटी आ रहा है। देखो x3 क्या है यहाँ पर, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, तो इसके करस्पॉन्डिंग यानी कि तीसरे नंबर पर, यानी कि ये पहला कंस्ट्रेंट है, ये दूसरा कंस्ट्रेंट है और ये तीसरा कंस्ट्रेंट है, तो तीसरे नंबर पर जो कंस्ट्रेंट आएगा वो क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। ठीक है, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी बनेगा, यानी कि इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ये इसी तरह से यहां आप देख सकते हो। वापस अगर मैं जाऊं इस पर, y1 यहां पर क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड, यानी कि पहला वेरिएबल इसका क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड, तो इसकी मैं प्राइमल पर अगर जाऊंगा तो पहले नंबर पर क्या होगी आपके पास, इक्वेशन। देखो पहले नंबर पर क्या है यहाँ पर, इक्वेशन। ठीक है, तो किसी एक प्रॉब्लम में अगर आपका अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, ठीक है, तो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल अगर x3 सपोज आपका x4 है,
तो आप देखोगे कि उसके ड्यूल में चौथे नंबर पर जो कंस्टेंट होगा वो इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसी को मैं आपको नोट करवा देता हूं, नोट करिए आप लैंग्वेज की फॉर्म में। लिखो, इस तरह से लिख लो आप नोट डालकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 1, इफ pth constant of primal, if pth constant of primal hold strict equality, इसका मतलब है इक्वेशन strict equality, then in its dual the pth variable is unrestricted in sign, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बताया। क्या कह रहा है ये कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम में p नंबर पर क्या है, इक्वेशन है, p नंबर पर क्या है, इक्वेशन है, तो उसकी ड्यूल में जो p नंबर वाला वेरिएबल होगा वो क्या होगा, अनरेस्ट्रिक्टेड होगा। जैसे यहां पर देखो, प्राइमल प्रॉब्लम में पहले नंबर पर क्या है, इक्वेशन है या स्ट्रिक्ट इक्वलिटी है। पहले नंबर पर अगर इक्वेशन है तो पहला जो वेरिएबल आएगा इसके ड्यूल का, तो देखो आप ये इसकी ड्यूल है, इसका जो पहला वेरिएबल बना यानी y1 वो क्या होगा, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होगा। ठीक है, आ गया समझ में। दूसरा पॉइंट इसमें नंबर टू बिल्कुल यही इसका उल्टा हो गया। इफ kth प्राइमल वेरिएबल is unrestricted in sign, then its dual in, यहाँ लिख देता हूं, in its dual kth constant hold the strict equality that is equation। ठीक है, तो इसका मतलब भी वही है, यानी कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम का जो k नंबर का वेरिएबल है वो अनरेस्ट्रिक्टेड है साइन में, तब इसकी ड्यूल में k नंबर पर जो या केवा जो रेस्ट्रिक्शन आएगा वो क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। देखो आप प्राइमल प्रॉब्लम में, ठीक है, x3 क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड, तीसरा वेरिएबल क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए जब इसकी ड्यूल आप बनाओगे तो उसमें तीसरे नंबर की जो कंस्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। देखो आप पहला, दूसरा, तीसरे नंबर का कंस्टेंट क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो ये रिलेशंस है प्राइमल प्रॉब्लम और ड्यूल प्रॉब्लम्स के अंदर। तो इस तरह से आप कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको दे रखी है तो किस तरह से आप उसमें प्राइमल प्रॉब्लम आपको दी हुई है तो उसका ड्यूल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, उस केस में आप देखोगे कि उसकी ड्यूल में भी कोई ना कोई वेरिएबल इस तरह का आएगा कि वो साइन के अंदर क्या होगा, अनरेस्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
सपोज आपको ये दे दिया जाए, ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है, राइट ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग, ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग, ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। एक एलपीपी आपको दे रखी है, क्या, मैक्सिमम ऑफ जेड, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 माइनस x4, सब्जेक्ट टू कंडीशंस 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 प्लस x4 इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस x4 इक्वल टू 3 एंड x1 कोमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कोमा x3 x4 आर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अगर आपको दे रखी है तो इसकी ड्यूल प्रॉब्लम आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ड्यूल प्रॉब्लम। तो एक चीज ध्यान रहे आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप केवल पॉइंट्स पढ़कर चले जाएंगे एग्जाम में और क्वेश्चंस कर आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो बनेगा बहुत सोच समझकर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें डलेंगे, इसलिए आपको ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस वगैरह आप जब सोल्व करेंगे, ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन जो सोल्व आप कर रहे हो वो हो सकता है कि एग्जाम में नहीं आएंगे आपके, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने से जो कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होंगे वही आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम को क्रैक करने में। ऐसा कभी नहीं होता कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़कर चले गए कि ये लो मैंने फॉर्मूला पढ़ लिया अब मैं क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन जो होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, और वो भी हायर मैथमेटिक्स की चीज़ें जब आपकी आ रही है, चाहे आपका वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या कोई नेट गेट का जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, अगर आप केवल पॉइंट्स पढ़कर जा रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों का मैंने देखा है कि एलपीपी की बुक है, एलपीपी की बुक से 3 पेजों के पॉइंट्स उन्होंने बना लिए, अब उन पॉइंट्स को वो पढ़ रहे हैं कि केवल इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा कैसा आएगा आपको हवा ही नहीं लगेगी वहाँ पर। लेकिन अगर आपके बेसिक अच्छे हैं, आपको पता है कि किसी एलपीपी को कैसे आप सोल्व कर सकते हो, आपको ये पूरी तरह से पता है कि किसी एलपीपी का ड्यूल निकालने का क्या एक तरीका है, ये आप जानते हो, और आपने कुछ क्वेश्चन कर रखे हैं घर पर कि कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं। जब क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तभी तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है भाई, जैसे अपन सिंप्लेक्स मेथड पढ़ रहे थे, आप क्वेश्चन सोल्व आपने देखा है, पढ़ लिया, लेकिन कई क्वेश्चनों में ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि जो मिनिमम रेशियो है वो 1 से ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या आती है, डिजनरेसी की स्थिति आती है। अब डिजनरेसी पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया एग्जाम के अंदर, तो फिर वो अपने को हवा ही नहीं लगती। फिर अपन ये सोचते हैं कि पता नहीं पेपर टफ था, पेपर टफ नहीं था। हम ये चाहते हैं कि 3 पेज में जो मटेरियल है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा नहीं होता। आपको एज ए एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट सिलेक्शन आपका होगा, एक्सपर्ट सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के तौर पर आपका सिलेक्शन किया जा रहा है, इसलिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अच्छे से पढ़ें। अच्छे से आप पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका मुझे क्या बनाना है, ड्यूल बनाना है। और ड्यूल बनाते समय कोई इतना समय नहीं लगता आपको कि कोई 10 मिनट लगेंगे या 20 मिनट। एक समझाना एक अलग बात है कि इसको समझाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर इसका ड्यूल बनाना है तो सिर्फ 2 मिनट का काम है। आप तुरंत, अगर आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है, तो आप इस तरह का पैटर्न अपने माइंड में सेट कर सकते हो कि इसका सीधा आप ड्यूल बना पाएंगे। तो ड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, प्रॉब्लम आपकी किसकी है, मैक्सिमाइजेशन की, या स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, सिमेट्रिक फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म कह सकते हो, सिमेट्रिक फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। इसमें सबसे पहले दी गई प्रॉब्लम को हमें क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है कैनोनिकल फॉर्म। तो क्या है देखो, मैक्सिमम ऑफ जेड, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू, तो सबसे पहले तो इसने क्या दे रखा है आपको, x3 और x4 वेरिएबल क्या दे रखे हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखे हैं। ठीक है, तो x3 और x4 वेरिएबल्स अगर अनरेस्ट्रिक्टेड दिए हुए हैं, इसका मतलब x3 इक्वल टू क्या रखना है आपको,
x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, और x4 इक्वल टू क्या रख देंगे, x4 डैश माइनस x4 डबल डैश, ये रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं रख रहा हूं। देखो प्रॉब्लम क्या बनेगी आपकी, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 3x1 प्लस x2, और x3 की वैल्यू रख रहे हैं तो प्लस क्या आ गया 2x3 डैश माइनस 2x3 डबल डैश, माइनस x4 की वैल्यू रखें तो x4 डैश हो गया, और माइनस माइनस प्लस x4 डबल डैश हो गया। तो ये प्रॉब्लम मैं कन्वर्ट कर रहा हूं दूसरे फॉर्म में। सब्जेक्ट टू कंडीशंस को जब आप लिखोगे तो इक्वेशन यहां पर आ रही है। ठीक है, तो a इक्वल टू बी जब भी आपका लिखा हुआ है तो इसको आप a लेस देन इक्वल टू बी लिख सकते हैं, इसको आप b ग्रेटर देन इक्वल टू a लिख सकते हैं, और इसको फिर मल्टीप्लाई करके माइनस बी लेस देन इक्वल टू माइनस a लिख सकते हैं, अगर लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो ऊपर वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किसकी है, मैक्सिमाइजेशन की, इसलिए सारे कंस्टेंट्स मुझे किस में लाने हैं, लेस देन इक्वल टू में। तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, दो इनइक्वलिटीज, एक तो लेस देन इक्वल टू में और एक ग्रेटर देन इक्वल टू में। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू वाली तो क्या बनेगी, देखो यहाँ पर 2x1 माइनस x2 प्लस 3, और x3 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं x3 डैश माइनस 3x3 डबल डैश, और प्लस x4, तो x4 की वैल्यू x4 डैश माइनस x4 डबल डैश, ये है। और लेस देन इक्वल टू किसके हो गया, 1 के, लेस देन इक्वल टू 1। दूसरी जो इनइक्वलिटी बनेगी उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, उसको मैं पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से। तो यहां पर क्या बन जाएगा मेरे पास, लेस देन इक्वल टू, यानी क्या, माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3 डैश प्लस 3x3 डबल डैश माइनस x4 डैश और प्लस x4 डबल डैश और लेस देन इक्वल टू -1। ये इसी तरह से दूसरे नंबर पर इसको मैं लिखूं, एक तो क्या बनेगी x1 प्लस x2 माइनस x3 डैश और माइनस माइनस प्लस x3 डबल डैश, x4 की वैल्यू रखें तो x4 डैश और माइनस x4 डबल डैश और लेस देन इक्वल टू किसके आ गया, 3 के। फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x1 माइनस x2 प्लस x3 डैश माइनस x3 डैश डबल डैश और माइनस x4 डैश और प्लस x4 डबल डैश इज लेस देन इक्वल टू किसके आ जाएगा, -3 के। एंड और जो अब वेरिएबल बने x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश x4 डैश x4 डबल डैश ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपने इसको लिख दिया। अब इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, ड्यूल लिख सकता हूँ। इसका ड्यूल क्या बनेगा, देखो ड्यूल, तो जब इसका ड्यूल में लिखूंगा तो मैक्सिमम तो किस में कन्वर्ट हो गया, मिनिमम में। तो मिनिमम ऑफ जेड डी इक्वल टू मिनिमम, और यहां से बनेगा देखो आप क्या आएगा, W1 माइनस W2 BTW करते हो प्लस 3W3 और माइनस 3W4। तो मैं यहां पर ये ले रहा हूं, देखो W1 माइनस W2 आएगा एक तो W1 माइनस W2 की जगह में क्या रखूंगा, सपोज Y1। ठीक है, और इसी तरह से W3 माइनस W4 की जगह में क्या लिखूंगा, Y2। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो क्या बनेगा यहां से W1 माइनस W2, तो उसको तो मैंने क्या रख दिया, Y1, और 3 कॉमन W3 आएगा माइनस W4 तो प्लस 3 और किसके आ गया, Y2 के। सब्जेक्ट टू कंडीशंस, सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या बनेगी, पहला कॉलम लोगे, देखो पहले वाले में से दोनों में से 2 बाहर आ रहा है 2, और क्या बचेगा W1 माइनस W2 जिसको क्या रख दिया मैंने, Y1, तो 2Y1 आ गया, और प्लस W1 माइनस W3 माइनस W4 आएगा तो प्लस क्या कर दिया मैंने इसको, Y2। और अब पहले लेस देन इक्वल टू में था, अब किस में हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में। और फर्स्ट वाले पे जाओगे आप, किस पे, फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले का वेरिएबल क्या है आपके पास, देखो 3। ठीक है, वेरिएबल क्या आ रहा है मेरे पास, 3, तो ये मैंने 3 लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसी तरह से दूसरे में आए अपन x2 वाले में। ठीक है, x2 वाले में आए तो देखो x माइनस W1 आएगा प्लस W2, तो माइनस बाहर ले लिया तो माइनस का Y1 आ जाएगा। फिर W3 माइनस W4 यानी प्लस Y2 आ गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू x2 में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर तीसरे नंबर पर आए अपन, तीसरे नंबर पर, तीसरे में क्या आ रहा है, देखो 3 तो बाहर आ जाएगा आपका 3, और W1 माइनस W2 आएगा तो 3Y1 हो गया।
ठीक है, फिर इन दोनों में से माइनस बाहर आ रहा है और y2 आ गया और ग्रेटर देन इक्वल टू x3 डैश का क्या आ गया 2। नेक्स्ट पर जाएं अपन, ठीक है, x3 डबल डैश वाले पर, तो -3 क्या आ गया y1, -3 क्या आ जाएगा y1, ठीक है, -3 y1, और इन दोनों से प्लस किसके आ गया y2 ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आ गया -2 के। ओके, नेक्स्ट पर जाएं अपन x4 डैश वाले पर, तो W1 माइनस W2 और W3 माइनस W4, तो y1 प्लस y2 आ रहा है, y1 प्लस y2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। फिर नेक्स्ट में जाएं, यहाँ पर देखो -y1 आ रहा है, -y1 और -y2 आएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आ रहा है आपका 1 की, ठीक है। एंड यहाँ पर y1 और y2 दो डिफरेंस की फॉर्म में लिखें, तो डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है तो दोनों ही अनरेस्ट्रिक्टेड होंगे, तो आप लिखोगे एंड y1, y2 आर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो ये जो प्रॉब्लम आपके पास यहां पर बन रही है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम, इसको आप एक दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह से, देखो पहली प्रॉब्लम तो क्या है आपकी, पहली तो ये है, देखो 2y1 और प्लस y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है। दूसरे में क्या आ रहा है -y1 प्लस y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है। और इन दोनों को देखो आप, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो a लेस देन इक्वल टू b बनेगा, ये a ग्रेटर देन इक्वल टू b, यानी इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा 3y1 और -y2 इक्वल टू किसके 2 के। इसी तरह से इसमें से किसी एक को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, जैसे ऊपर वाले को या नीचे वाले को कर दूं, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू किसके आ गया -1 के, y1 प्लस y2, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो गिवन प्रॉब्लम थी उसमें x3 और x4 क्या थे, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल थे। तो x3 और x4 अगर अनरेस्ट्रिक्टेड हैं तो इसकी ड्यूल में तीसरे और चौथे नंबर पर जो कंस्टेंट बनेगा वो इक्वेशन बनेगा, देख सकते हो आप, पहला दूसरा तीसरा और चौथा जो कंस्टेंट है वो दोनों क्या बन रहे हैं, इक्वेशन बन रहे हैं, ठीक है ये। और अगर आप यहां पर देखो, इसमें पहला और दूसरा कंस्टेंट क्या बन रहे हैं प्राइमल में, इक्वेशन, इसलिए इसकी ड्यूल में पहले और दूसरे नंबर का जो वेरिएबल होगा वो क्या बनेंगे, अनरेस्ट्रिक्टेड बनेंगे। तो पहला और दूसरा वेरिएबल यानी y1 और y2 दोनों क्या बन रहे हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो इस तरह से आप किसी प्राइमल प्रॉब्लम और ड्यूल, उसके ड्यूल प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसका ड्यूल का सॉल्यूशन आप किस तरह से लिखोगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन लिखेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसमें और करूंगा, उसके बाद फिर अपन ड्यूल जो है उसकी कुछ थ्योरम्स हैं उनके स्टेटमेंट लिखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ, जिस एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम आपको दे रखी है और आपसे ये कहा जाए कि इसको ड्यूल में कन्वर्ट करके आप सोल्व करो, तो वो आप कैसे कर सकते हो। और अगर ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सोल्व कर रहे हो तो वहां से किस किस की वैल्यू मिलेगी आपको, W1 W2 W3 वगैरह की, जो लास्ट टेबल आएगी उसमें, क्योंकि ड्यूल वाले में वेरिएबल अपन क्या ले रहे हैं, W1 W2 W3 वगैरह, तो उनकी वैल्यू आएगी। तो जो लास्ट टेबल बनेगी उससे आप सीधा x1 x2 x3 वगैरह हैं जो प्राइमल प्रॉब्लम है उनकी वैल्यू कैसे देख सकते हो, वो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो मैं अब यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझा रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है, लिखिए। क्वेश्चन, use duality to solve the following problems, to solve the following LPP। ये दे रखा है आपको, मिनिमम ऑफ z इक्वल टू 2x1 प्लस 9x2 प्लस x3 subject to conditions x1 plus 4x2
प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x1, x2, x3 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है और आपसे कहा है कि इसको ड्यूल में कन्वर्ट करके सोल्व करके बताओ। तो ड्यूल में कन्वर्ट करके कैसे आप सोल्व करोगे वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तो प्राइमल प्रॉब्लम है, तो जेड पी लिख देता हूं, इट्स ड्यूल। इसकी ड्यूल प्रॉब्लम क्या बनेगी, मैक्सिमम ऑफ जेड डी इक्वल टू। ठीक है, तो ड्यूल में कन्वर्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि दी गई प्रॉब्लम सिमेट्रिक फॉर्म में या कैनोनिकल फॉर्म में है या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो गिवन प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कैनोनिकल फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम की प्रॉब्लम है और सारे कंस्टेंट्स क्या आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू के, और सारे वेरिएबल्स कैसे हैं, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब कैनोनिकल फॉर्म में या सिमेट्रिक फॉर्म में है। तो इसका सीधा मैं ड्यूल लिखूंगा, मैक्सिमम ऑफ जेड डी क्या बनेगा, ये BTW करते हो तो 5W1 प्लस 4W2। सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या बनेंगे, देखो यहां से W1 प्लस W1, ये वाला ले रहे हो, ए का ट्रांसपोज, तो W1 प्लस 3W2 मैक्सिमम में कर रहे हो तो लेस देन इक्वल टू हो गया 2। फिर नेक्स्ट में 4W1 प्लस W2 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 9। और नेक्स्ट में 2W1 प्लस 2W2 इज लेस देन इक्वल टू x3 के लिए क्या है 1 एंड W1 W2 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सीधा इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्यूल प्रॉब्लम में। तो कुछ भी टाइम नहीं लगा मुझे, मुश्किल से 1 मिनट का समय लगा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है LPP देकर एग्जाम में कि इसका ड्यूल क्या होगा, तो ड्यूल निकालते समय बहुत कम समय आपको लग रहा है यहाँ पर। तो ये मेरे पास आ गया, इसको मुझे अब सोल्व करना है। सोल्व करने के तरीके, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किससे सोल्व कर दो, ग्राफिकल मेथड से। किससे निकाल दो, ग्राफिकल मेथड से। लेकिन मैं इसको सिंप्लेक्स मेथड से कर रहा हूँ, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, जो इसकी लास्ट टेबल है। ज़्यादा नहीं, इस क्वेश्चन में 2 ही टेबल बनेंगी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, देखो यहाँ पर, उसको मैं सिंप्लेक्स मेथड के लिए अप्लाई करूँगा। ये मेरे पास आ गया, सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करें इसमें। उसके लिए दी गई प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। सबको इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन कैसे बनाओगे, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल लगाकर। बेसिक मैट्रिक्स नहीं बन रही है तो फिर क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, मैक्सिमम ऑफ जेड डी। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ जेड डी इक्वल टू 5W1 प्लस 4W2। सब्जेक्ट टू कंडीशंस ये है W1 प्लस 3W2 और प्लस क्या कर दिया मैंने, W3 स्लैक वेरिएबल लगा दिया और इक्वल टू किसके हो गया 2 के। तो W3 स्लैक वेरिएबल है तो 0 इसकी कॉस्ट लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। नेक्स्ट 4W1 प्लस W2 और प्लस इसमें 0W3 है और स्लैक वेरिएबल इसमें मैंने क्या काम में ले लिया W4 और इक्वल टू किसके 9 के। तो स्लैक वेरिएबल लिया है W4, तो इसका भी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, करस्पॉन्डिंग कॉस्ट 0। नेक्स्ट 2W1 प्लस 2W2 प्लस 0W3 प्लस 0W4 और यहाँ पर मैंने स्लैक वेरिएबल लगा दिया W5 और इक्वल टू किसके है ये 1 के। ठीक है, तो स्लैक वेरिएबल W5 है तो इसकी कॉस्ट, करस्पॉन्डिंग कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या लेंगे 0। तो ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ पर 0x4 है और 0x5 है, यहाँ पर 0x5 है, वो सॉरी W5 तो ये W4, ये W5 और यहाँ पर भी W5। एंड क्या है, W1, W2, W3, W4, W5 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया मैंने सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बना दिया तो अब इसमें मैं सिंप्लेक्स मेथड लगा सकता हूँ। सिंप्लेक्स टेबल में यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ, क्या CB और क्या आएगा B और XB की जगह क्या आ गया मेरा यहाँ पर WB।
ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर क्या आ गया CJ और यहाँ पर क्या आ गया B। इधर क्या लिखेंगे अपन ZJ माइनस CJ की वैल्यू। तो देखो आप किस तरह से बनाएंगे इसको। बेसिक मैट्रिक्स कौन सी बनी है आपकी, यहाँ से देखो आप 1 0 0 बन रहा है, कौन सा कॉलम, तीसरा, और 0 1 0 चौथा, 0 0 1 पांचवा, यानी कि ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 कौन कौन से बन रहे हैं, ये तो अल्फा 3 है, ये अल्फा 4 है और ये अल्फा 5। वो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 5 है। तो यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, y1 y2 y3 y4 और y5, इस तरह से लिखा। कॉस्ट देखें इनकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो 1 वाले की तो 5, 2 वाले की 4, 3 वाले की 0, 4 वाले की 0 और 5 वाले वेरिएबल की 0, ये कॉस्ट है। यहाँ पर मैं पूरी मैट्रिक्स लिखूंगा A, तो क्या बनेगी, W1 के कोएफिशिएंट 1 4 2, पहला कॉलम 1 4 2, दूसरा 3 1 2 3 1 2, तीसरा कॉलम 1 0 0 1 0 0, चौथा 0 1 0 0 1 0 और पांचवा 0 0 1। तो यहां से देख सकते हो बेसिक मैट्रिक्स कौन सी बनी है आपकी, 3 क्रॉस 3 की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5। तो बेस में तो आगे अल्फा 3 अल्फा 4 और अल्फा 5। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन से बनेंगे, W3 W4 और W5, ये वेरिएबल आ गए यहाँ पर। और कॉस्ट इनकी क्या है, तीसरा चौथा और पांचवें की 0 0 और 0। B की वैल्यू देखो आप 2 9 1 है, तो 2 9 और 1। ZJ माइनस CJ निकालें तो ये 0 ये 0 ये 0 -5 आ गया। फिर इसको करें तो 0 0 ये -4 आ गए, और ये सारे क्या बनेंगे, बेसिक वेरिएबल के लिए तो 0 बनेंगे। तो ये मेरे पास पहली टेबल आ गई। फिर दूसरी टेबल बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ये आपका क्या बन गया, इनकमिंग वेक्टर, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव है। फिर आप डिवाइड करके देखोगे, 1 से किया तो 2, 4 से किया तो 4 2 जा 8, तो 2 पॉइंट समथिंग, और इससे जब करोगे तो 1/2 आ रहा है, तो इससे सबसे कम आ रहा है, तो ये की एलिमेंट बना। ये की एलिमेंट है तो 5 नंबर वाला बाहर चला गया, यानी कि जो 5 नंबर वाला ये बाहर चला गया। तो नई जो टेबल आपकी बनेगी वो किस तरह से बनेगी, देखो, ठीक है, न्यू टेबल अपन बनाए, न्यू टेबल। तो इसमें अब मेरा क्या आ जाएगा लास्ट में, ZJ माइनस CJ। तो नई टेबल में यहां पर बना रहा हूं किस तरह से, यानी पहला वाला वेक्टर आ रहा है किसकी जगह, पांचवें वाले की, यानी कि अल्फा 5 की जगह क्या आ गया, अल्फा 1 आ गया। बाकी तो एजिटीज है, यहाँ अल्फा 4 ही रहेगा, यहाँ अल्फा 3 है। तो अल्फा 3 है तो ये क्या हो गया, W3, ठीक है। तो अल्फा 3 है तो यहाँ पर क्या हो गया, W3, अल्फा 4 है तो W4, अल्फा 1 है तो क्या हो जाएगा, W1। कॉस्ट देखो, 1 की कॉस्ट क्या है यहाँ पर 5 1 की, और 3 और 4 की कॉस्ट तो क्या है 0 दोनों की, तो ये भी 0 है और ये भी 0, ठीक है। ये अपना बन गया। अब क्या करना है आपको, की एलिमेंट की जगह क्या बनाना होता है 1, और इससे ऊपर वाले दोनों क्या बनाने होते हैं 0, यही करना है। तो की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए क्या करोगे आप, इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये 1/2 हो गया, इसको करेंगे तो 1 हो गया, इसको करेंगे तो 1 हो गया, यहाँ पर 0, ठीक है, यहाँ पर 0, और यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 1/2, ये बना। और अब यहाँ पर मुझे क्या बनाना है 0, उसके लिए क्या करना है मुझे, इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -4 आ गया यहाँ पर, और इसमें ऐड करूंगा तो +4 करेंगे तो 0। तो देखो -4 को 1/2 में किया तो -2, +9 किया तो 7 आ गया, -4 को यहाँ पर किया +4 किया तो 0, -4 को यहाँ पर किया -4 और +1 करें अपन, ठीक है, -4 है और +1 करें तो -3 बचा, -3, इधर 0 आ रहा है तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, इधर 0 आ रहा है तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, इधर -2 आएगा तो इसमें ऐड किया तो -2। फिर यहाँ पर मुझे क्या बनाना है 0, तो अब मुझे किससे करना पड़ेगा इसको, -1 से, ठीक है, -1 से। तो -1/2 और 2 में ऐड करेंगे तो 3/2 आ गया, -1 और यहाँ पर ऐड किया तो 0, -1 और यहाँ पर ऐड किया तो 2, यहाँ पर 0 तो ये एजिटीज आ गए 1 और यहाँ पर 0, इसमें जब करेंगे तो -1/2, इसमें ऐड किया तो -1/2, ये बना। ZJ माइनस CJ की वैल्यू इसके लिए कैलकुलेट करो आप, तो इस वाले के लिए करेंगे जब अपन 0
0 और 5 आ रहा है और -5 करेंगे तो 0। इसके लिए करें तो 0 0 +5 -4 किया तो +1 आ गया। इसके लिए 0 आएगा क्योंकि बेसिक वेक्टर है, ये भी 0 आएगा। यहाँ पर 0 0 और इसका 5/2 आ रहा है, -0 करेंगे तो 5/2। तो ZJ - CJ सारे कैसे आ रहे हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो क्या क्या आ रही है आपकी वैल्यू? देखो आपके पास क्या क्या आ गया आपके पास। यहाँ पर जो W1 है वो तो कितना आया? 1/2। W1 तो कितना आ गया? 1/2। ठीक है, W2 यहाँ पर है ही नहीं बेस में, तो W2 क्या हो गया? 0। W3 कितना आ रहा है आपका? 3/2। और W4 कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये सारी वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखोगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये रहा आपका इसमें, ठीक है। तो W3 W4 W5 की वैल्यू तो कुछ भी रखो तो 0 ही आने वाला है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा। क्या बन रहा है आपका? तो मैक्सिमम ऑफ ZD इक्वल टू किसके बन रहा है? 5 × W1। तो 5 × W1 की वैल्यू 1/2, W2 0 है, तो 5/2 आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ ZD क्या आ रहा है मेरे पास? 5/2 आ रहा है। पहली चीज आ गया। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि मिनिमम ऑफ ZP क्या होगा? मिनिमम ऑफ ZP क्या होगा? सीधे बताओ आप इस टेबल की सहायता से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। आपको अगर सीधा मिनिमम ऑफ ZP फाइंड करना है तो वो मैं किस तरह से निकालूंगा? देखो, इस टेबल के अंदर अपन देखेंगे, ठीक है। W1 वेरिएबल मेरे पास आ रहा है, ठीक है, W1, और W1 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? 1/2, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, आपको स्लैक और सरप्लस वेरिएबल के अलावा जो वेरिएबल है वो देखना है, तो मैंने W1 देख लिया, ठीक है। और W1 की वैल्यू मेरी क्या हो गई? पॉजिटिव है। W1 अगर पॉजिटिव है, W1 क्या आ रहा है मेरा? ग्रेटर देन 0। और जो मेरी प्रॉब्लम यहां पर मैंने लिखी है उसमें कितने वेरिएबल हैं? 1 2, ठीक है। जो ओरिजिनल मेरी प्रॉब्लम थी इसमें 2 ही तो वेरिएबल थे, W1 और W2। स्लैक और सरप्लस के अलावा की बात कर रहा हूं मैं। तो स्लैक और सरप्लस के अलावा जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं? 2। तो मैं लिखूंगा n = 2 थे मेरे पास। जो शुरू में इसकी जो मैंने ड्यूल बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें n = किसके? 2 के, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल किसके बराबर है? 2 के। ठीक है, तो W1 यहां पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तब इसके करस्पॉन्डिंग जब आप x फाइंड करोगे, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जब आप x फाइंड करोगे तो क्या करोगे आप? W1 है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या बना? देखो, W n+1। क्या फाइंड करना है आपको? WN+1, ठीक है। 1 तो है ही यहां पर। तो कुल मिलाकर इसका कहने का मतलब ये है कि WI अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है? WN+I निकालना है, WN+I। तो W1 यहां पर मेरा क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0, ठीक है। स्लैक और सरप्लस तो मुझे देखने ही नहीं है। W1 अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और n = 2 के है, तो WN+1 = किसके हो गया? WN की वैल्यू 2 है, यानी कि W3। और 3 के लिए ZJ - CJ की वैल्यू क्या होगी? Z3 - C3। और ये वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये किसके बराबर होगी? आपकी x1 के। क्या होगी? x1, ठीक है। तो Z3 - C3 की जो वैल्यू है वो आपका क्या बनेगा? x1। तो यहां पर आप देख सकते हो ये Z1 - C1 है, Z2 - C2 है, Z3 - C3 है, ठीक है। तो Z3 - C3 अपना यहां पर क्या बनेगा? x1 बनेगा। तो ये वैल्यू मेरी किसकी आ गई? x1 की। तो x1 = किसके आ गया? 0 के। x1 = 0। और फिर इसके बाद इसको अपन ऑल्टरनेट ले लेंगे। नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो x2 की होगी, यानी कि नेक्स्ट जब वैल्यू लोगे x2 के लिए तो ठीक है, W2 के करस्पॉन्डिंग लेंगे अपन, ठीक है। तो x2 = किसके आ गया? 0 के। x2 = 0 और x2 क्या बनेगा? Z4 - C4, ठीक है। और x3 क्या बनेगा? Z5 - C5, ठीक है। तो x3 = किसके आ गया? 5/2 के। तो ये x1 x2 x3 की वैल्यू है। ये अगर मैं यहां पर रखूं तो आप देखो, मिनिमम ऑफ ZP = x1 0 x2 0, x3 की वैल्यू 5/2 है, तो क्या आ गया? 5/2। तो आप देख रहे हो यहां पर मिनिमम ऑफ ZP 5/2 है, इधर मैक्सिमम ऑफ ZD 5/2 है, यानी कि जो प्राइमल प्रॉब्लम था
मिनिमम ऑफ जेड पी, और इसका ड्यूल जब मैंने निकाला तो मैक्सिमम ऑफ जेड डी, ये दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से आप देख रहे हो कि प्राइमल प्रॉब्लम का यानी कि ड्यूल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है आपके पास। ठीक है, और दोनों सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये सारे थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स अपन करेंगे कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ड्यूल का भी एग्जिस्ट करेगा। प्राइमल सॉल्यूशन का नहीं कर प्राइमल का नहीं कर रहा है तो ड्यूल के लिए क्या कहोगे आप। प्राइमल का सॉल्यूशन अगर अनबाउंडेड है, प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर कैसा है, अनबाउंडेड, तब इसकी ड्यूल का सॉल्यूशन किस तरह का होगा, ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा, इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, प्राइमल प्रॉब्लम के अंदर अगर अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तब उसका ड्यूल कैसे लिखते हैं। ठीक है, और प्राइमल प्रॉब्लम अगर आपको दे रखी है और आपसे कहा है कि ड्यूल की सहायता से इसको बताओ, तो ड्यूल की सहायता से आप किस तरह से बता सकते हो। ठीक है, वो मैंने इसमें आपको बताया। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा ड्यूलिटी का, ठीक है, और ड्यूलिटी का वो लास्ट लेक्चर होगा क्योंकि ड्यूल केवल अब इसकी प्रॉपर्टीज बची हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और वो प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट हैं, और एक प्राइमल को ड्यूल प्रॉब्लम से किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या दोनों में रिलेशंस हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।